Okay, question number 22. It says if a plus b plus c is not equal to 0 and b plus c upon a, c plus a upon b, a plus b by c are in AP, prove that 1 upon a, 1 upon b, 1 upon c are in AP. तो पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हुआ क्योंकि इसमें कुछ पैटर्न यूज़ हो रहा है, कुछ साइक्लिक पैटर्न यूज़ हो रहा है। हम अगर ध्यान से देखें इसको तो ऊपर है b प्लस सी, ए मिसिंग है, c प्लस ए, बी मिसिंग है, और a प्लस बी, सी इज़ मिसिंग। ठीक है, तो कोशिश करते हैं उनको ऐड करने से क्या हमारा ये रिजल्ट आ सकता है क्या। तो गिवन है हमें b प्लस सी बाय ए, सी प्लस ए बाय ए प्लस बी बाय सी, ये b है, सॉरी, आर इन ए पी। हमने 1 ऐड कर दिया हर किसी टर्म में, बिकॉज हमें मालूम है कि इफ़ वी आर एडिंग अ कांस्टेंट टू ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ एन ए पी, द रिजल्ट इज ए पी। तो हमने 1 ऐड करने के लिए हमने a बाई ए तो फर्स्ट टर्म में ऐड कर दिया, बिकॉज a मिसिंग था, तो a भी यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूट हो जाएगा। सिमिलरली जो सेकंड टर्म है उसे हमने b बाई बी ऐड कर दिया, तो ये तो 1 ऐड कर दिया हमने, और यहाँ से जो ऊपर b है वो भी इधर आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड टर्म में हमने c बाई सी से ऐड किया एंड वी हैव एडेड 1, तो ऊपर ही a प्लस बी प्लस सी जनरेट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर रिजल्ट देखें तो रिजल्ट आ गया a प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई बी एंड a प्लस बी प्लस सी बाई सी। अब हमें मालूम है कि अगर हम अपनी एपी को किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी एक एपी होगा। तो हमने a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमें रिजल्ट क्या चाहिए, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी। तो जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमने देख लिया रिजल्ट आ गया 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी एंड दे आर ऑल्सो इन एपी। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है, सेकंड पार्ट है, सॉरी फॉर इट। शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इन एपी इफ एंड ओनली इफ 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन एपी। तो अगर ये तीनों टर्म्स एपी में है तो हमें पता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ये अप्रोच हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब यहाँ पे नीचे c प्लस ए और b माइनस सी, अब b प्लस सी आ रहा है, हमने इसका एलसीएम लिया, इधर भी हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेके हमारे पास क्या आया, b माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू c माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। डिनोमिनेटर में c प्लस ए कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया, और जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये टर्म्स कुछ जनरेट हो रही हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने देखा कि 2b स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर है। तो अगर ऐसा है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट देख लिया, 3 पार्ट है इसमें। फाइंड 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 21 एंड प्रोडक्ट इज 315। तो जब भी हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी होती हैं तो उन टर्म्स में बेसिकली हम करते कैसे हैं, हम इस तरीके से चीज़ों को, हम ये नंबर्स लेते हैं a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो हुआ क्या इससे कि हमारे पास एक वेरिएबल कैंसिल हो जाता है और हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल रह जाता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं अगर टर्म्स हमने a माइनस डी, ए प्लस डी लिया तो d तो कैंसिल हो जाने वाला है, a बचने वाला है। तो इन तीनों को हमने ऐड किया, सम दिया हुआ 21, तो 3 इज इक्वल टू 21 आ गया। तो a का वैल्यू तो हमारे पास आ गया 7। अब वो कहता है प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट किया। तो ठीक है, प्रोडक्ट करना भी इजी है। a तो आ चुका है, a इज 7, और a माइनस डी इंटू ए प्लस डी किया तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a इज 7, तो ये आ गया 49 माइनस डी स्क्वायर। अगेन इसे सॉल्व किया, a की वेरिएबल है जो हमारे पास अननोन है दैट इज डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 और d आ गया प्लस माइनस 2। तो जब d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगी AP बनेगी दैट इज आइदर 5, 7, 9, इसमें तो डिफरेंस है 2, यह AP बनेगी 9, 7, 5 जिसमें डिफरेंस है -2। तो ये हमारा आंसर हुआ टू क्वेश्चन नंबर 23 पार्ट 1। सेकंड पार्ट देख लिया, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन AP इज 24 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 194, फाइंड द नंबर्स। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, हमने ले लिया a माइनस डी, ए प्लस डी। तो इन तीनों का जो स्क्वायर है वो तो 194 गिवन है और जो इन तीनों का सम है वो 24 गिवन है।
अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें तो फिर हमारा डी कैंसिल हो रहा है, हमारे पास सिर्फ ए बच रहा है, तो 3a इज इक्वल टू 24, तो a इज इक्वल टू 8। अब a इज इक्वल टू 8 हम अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ d रह जाएगा जो कि हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो 8 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 64 प्लस 8 प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 194। तो 64 को हमने ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड में, तो 8 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 130। इसको हम ओपन कर सकते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर हमारे पास आ गया, यहाँ पे डी भी कैंसिल हो गया अल्टीमेटली, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो डी का वैल्यू प्लस माइनस 1। अगेन जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, तो या तो टर्म्स होंगी 7, 8, 1, इनका डिफरेंस तो है 1, या हमारे पास टर्म्स होंगी 9, 8, 7 जिसका डिफरेंस होगा माइनस 1, माइनस 1, माइनस 1। Coming to part 3 of this question, it says the sum of three numbers in AP is 30 and the ratio of first to third term is 3:7. Find the numbers. तो sum of three numbers is 30, अगेन हमने नंबर्स वही लिए a माइनस डी, a प्लस डी इक्वल टू 30, और जो रेशियो दे रखा है हमको फर्स्ट टर्म, रेशियो ऑफ फर्स्ट टू थर्ड इज 3:7। तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे a माइनस डी और थर्ड टर्म है a प्लस डी, तो इसका रेशियो दे रखा है 3:7। तो पहले तो इक्वेशन नंबर 1 से हमने देखा कि 3a इज इक्वल टू 30 आ गया, a इज इक्वल टू 10 आ गया। अब a इज इक्वल टू 10 को हम पुट करेंगे सेकंड में d निकालने के लिए, तो d निकल जाएगा इजीली, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7 इंटू 10 माइनस डी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस डी, तो d का वैल्यू आ गया 4। सो व्हेन d इज 4 हमने टर्म्स निकाल ली, फर्स्ट इज 10 माइनस 4 दैट इज 6, सेकेंड इज 10, थर्ड इज 10 प्लस 4 दैट इज 14। तो ये हमारा आंसर है टू पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 ऑनवर्ड्स ये थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन है, तो आपको ठीक से रीड करना पड़ेगा, यू हैव टू रीड देम ट्वाइस बिफोर आंसरिंग। द इनकम ऑफ अ पर्सन इज 3 lakhs in the first year and he receives an increase of 10,000 to his income per year. For the next 19 years, find the total amount he received in 20 years. तो 20 years में से टोटल अमाउंट कितना मिल जाएगा हमें वो निकालना है। तो ए हमें मालूम है, ए इज 3 lakhs, डी इज 10,000, और हमने सम का फॉर्मूला लगा लिया, हमें सम निकालना है for 20 years, तो n/2 दैट इज 20/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 19 इंटू 10,000, तो 10 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 2 इंटू 3 लाख प्लस 1,90,000, तो जो रिजल्ट आ गया हमारा ये आ गया 79 lakhs। तो इतना पैसा मिलेगा उसे 20 साल में, बहुत पैसा मिल गया भाई। एनीवे, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25, अ पर्सन वाज ड्रॉइंग अ मंथली सैलरी ऑफ 25,000 इन 11th year of his service and a salary of rupees 29,000 in the 19th year of his service, right? Given that the pension is half the salary at retirement time, find his monthly pension if he had put up 25 years of service before retirement. Assuming annual increment is constant, that means D is constant. तो पहले तो D निकालना पड़ेगा हमको, तो हमें 11th ईयर में उसका मंथली सैलरी दे रखा है 25,000, तो T11 इज इक्वल टू a प्लस 10D इज इक्वल टू 25,000। सिमिलरली 19th ईयर में उसने दे रखा है T19 इज इक्वल टू a प्लस 10D 18D दैट इज इक्वल टू 29,000। अब इन दोनों से हम इजीली a भी निकाल सकते हैं, d भी निकाल सकते हैं। अच्छा, और क्या गिवन है कि जो पेंशन है वो हाफ ऑफ द सैलरी इन 25 ईयर्स इन द 25th ईयर, तो ये तो T25 की बात कर रहा है, तो हाफ ऑफ a प्लस 24D की बात कर रहा है। तो ये तीनों चीज़ें हमें मालूम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस इज नोन टू अस, दिस इज गिवन टू अस। तो फर्स्ट और सेकंड को हम पहले मैनिपुलेट करते हैं, सेकंड में से आपने फर्स्ट को माइनस कर दिया, तो ये तो 8D इज इक्वल टू 4,000 आ गया, तो D की वैल्यू तो आ गई 500, तो ये तो कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ से क्या a निकाल सकते हैं, यस, तो a प्लस 10D इज इक्वल टू 25,000, तो a इज इक्वल टू 25,000 माइनस 500 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 5,000, तो a का वैल्यू भी 20,000 आ गया। तो जो हमें वैल्यूज चाहिए,
अपनी कैलकुलेशन के लिए वो हमें मिल गई हैं। अब हमें पेंशन निकालनी है। पेंशन कितनी हो जाएगी? तो पेंशन तो जाएगी हाफ ऑफ ए प्लस 24D, हाफ ऑफ ए इज 20,000 और 24 इंटू डी, वट इज द कॉमन डिफरेंस? ये तो 500 आ गया इंटू 500। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आ गया इसका वो आ गया ₹16,000। तो उसका ₹16,000 जो होगा दैट विल बी मंथली पेंशन आफ्टर ही रिटायर्स। Question number 26 says a man saved ₹66,000 in 20 years. In each succeeding year after the first year he saved ₹200 more than in previous year. How much did he save in the first year? तो sum of 20 years तो 66,000 दिया हुआ है from the information और d दिया हुआ है 200। तो फॉर्मूला लगा दिया Sn का, Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d। तो इट इज इक्वल टू 20/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इज 19 इंटू डी का वैल्यू है 200। तो यहाँ से 2a प्लस 3800 इज इक्वल टू 6600। तो 2a का वैल्यू 2800। तो a इज इक्वल टू 1400 1400। तो a का वैल्यू हमें निकालना था, तो दैट इज 1400, राइट। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। अ मैन एक्सेप्ट्स अ पोजीशन विद इनिशियल सैलरी ऑफ ₹5,200 पर मंथ। ए दिया हुआ है। इट इज अंडरस्टूड दैट ही विल रिसीव एन ऑटोमेटिक इंक्रीज ऑफ ₹320 इन द वेरी नेक्स्ट मंथ एंड ईच मंथ देयर आफ्टर। तो डीवी दिया हुआ है। फाइंड द सैलरी ऑफ 10th मंथ। तो इसका मतलब T10 निकालना है। और व्हाट इज टोटल अर्निंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 मंथ्स का सम निकालना है। पहले 10th टर्म निकालते हैं। T10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। a हमें मालूम है 5200 और d भी हमें मालूम है 320। तो सिंपल ऐड करना है ऑन एडिशन। हमारे पास रिजल्ट आ गया 8080। अब सम ऑफ सैलरीज अप टू 12 मंथ्स निकालना है। तो ये तो होता है n/2 दैट इज 6, 12/2 इज 6 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 11 टाइम्स d। तो ये भी सिंपल एडिशन है, तो इसे हमने मैनिपुलेट करके आंसर निकाला एंड द आंसर इज 83520। दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अ पर्सन बाइज एवरी ईयर NSC सर्टिफिकेट्स एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग द लास्ट ईयर परचेज बाय 5,000। After 10 years, he finds that the total face value of the certificates purchased by him is ₹2,75,000. Find the value of the certificates purchased by him in the first year. तो हमें sum of 10 terms दे रखा है, sum of 10 years। 10 years में जो उसने सर्टिफिकेट्स ले लिए हैं उनका वैल्यू दिया हुआ है 2,75,000 फेस वैल्यू। तो 275 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 दैट मीन्स 10 माइनस 1 इज 9 इंटू डी इज 5,000। डिफरेंस तो 5,000 का है ना हर ईयर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। 5,50,000 इज इक्वल टू 10 इंटू 2a प्लस 45,000 और यहाँ से 2a इज इक्वल टू 10,000। तो a का वैल्यू आ गया 5,000। तो इसका मतलब उसने फर्स्ट ईयर में 5,000 रुपीज़ के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदे, राइट। Question number 29. An NGO want to invest ₹3 lakhs in a bond which pays 5% annual interest first year, 6% second year, 7% third year and so on. The interest received per year is to be utilized for the education of poor people. If the investment is done for 10 years, find the total interest received by NGO. तो हमें तो पता है कि उसको कितना इन्वेस्ट करना है। उसने इन्वेस्ट कर लिया ये 3 लाख रुपीज़ और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। फर्स्ट में तो 5%, सेकेंड ईयर में 6%, थर्ड ईयर में 7%। तो ये 10 ईयर्स तक हमें ये इंटरेस्ट देखना है कितना मिल गया। तो सम ऑफ 10 टर्म्स स्टार्टिंग विद 5। तो ये आ गया हमारे पास 10/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 दैट इज 10 माइनस 1 इंटू 9। 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 इंटू डी इज 1। तो ये आ गया 95%। टोटल 95% इंटरेस्ट मिल गया उसको। किसके ऊपर? 3 लाख के ऊपर। तो 95% ऑफ 3 लाख निकाल दिया तो इसका वैल्यू आ गया 2,85,000। तो ये उसे टोटल इंटरेस्ट मिल गया एनजीओ को
which can be easily utilized. Question number 30. Kumar buys a Maruti car for rupees 2,40,000 at a down payment of rupees 1,20,000 and the rest in installments of rupees 10,000 plus 12% interest on unpaid amount. Eventually, what will car cost him? तो देखो कार की कॉस्ट तो 2,40,000 है, तो डाउन पेमेंट उसने कर दिया 1,20,000 का। अब उसे कितना पैसा और पे करना है, दैट मीन्स 2,40,000 माइनस 1,20,000, तो रिमेनिंग जो है रिमेनिंग इज 1,20,000। इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, फिक्स अमाउंट ऑफ 10,000 प्लस 12% ऑन दी अनपेड अमाउंट। और इंस्टॉलमेंट्स कितनी बनेंगी, ईयरली इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी, क्योंकि 1,20,000 रुपये से पे करना है तो कितनी इंस्टॉलमेंट्स में करेगा, अगर 10,000 रुपये एक इंस्टॉलमेंट पे करना है 12 इंस्टॉलमेंट्स में। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी वो कैसे आएगी, इट विल बी 10,000 प्लस 12% ऑफ अनपेड अमाउंट। फर्स्ट टाइम जो होगा इंस्टॉलमेंट में अनपेड अमाउंट कितना है, 1,20,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा 10,000 का प्लस 12% ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। तो अब अनपेड अमाउंट कितना रह गया, 10,000 रुपये तो पहले दे चुका है, तो अनपेड रह गया 1,10,000 रुपये। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, 10,000 रुपये तो वो पे करेगा प्लस 12% ऑन द अनपेड अमाउंट। तो 10,000 रुपये तो पे कर चुका है, तो दैट मीन्स अब अनपेड रह गया 1,00,000। तो इस तरीके से ही विल बी गिविंग अप 12 इंस्टॉलमेंट, तो अप टू 12 टर्म्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम इसे ऐड करें इन टर्म्स को 12 टर्म्स को, तो 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 तो 12 टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये तो हो गया 10,000 इंटू 12 प्लस 12/100 इंटू फर्स्ट टर्म है 1,20,000, सेकेंड है 1,10,000, थर्ड है 1,00,000 अप टू 12 टर्म्स। तो ये तो हमारे पास एपी बन गया विद अ डिफरेंस ऑफ, इसमें डी कितना आ गया, डी आ गया -10,000। तो ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा दिया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी तो -10,000 है। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आ गया 1,20,000 प्लस 93,600 और ये आ गया 2,36,000, राइट। तो जो वो टोटल इंटरेस्ट पे कर रहा है, टोटल इंटरेस्ट तो पे कर रहा है 2,30,000। तो उसकी कार की कॉस्ट कितनी हुई, 1,20,000 तो डाउन पेमेंट था प्लस इंटरेस्ट कितना आ गया 2,13,600। तो टोटल कॉस्ट इवेंचुअली कितनी पड़ी, 3,36,000 की पड़ी। सो दिस फिनिशेज एक्सरसाइज 6.2। सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।